फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में भारत के स्वर्ण काल या गोल्डन पीरियड जिसे कहा जाता है, यानी गुप्त वंश के बारे में, या फिर ये कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट वंश मौर्य वंश के बाद, जिसका नाम है गुप्त वंश। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल इन्फो इन्फिनिटी पे। और इसके साथ साथ इस वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए, इसका जो शासनकाल रहा है 250 वर्षों का रहा है, लगभग 240 एडी से लेकर के 550 एडी तक रहा है। इसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं मिडिवल टाइम आ गया था हमारे भारत का हिस्ट्री में। चलिए ये देखिए, गुप्त वंश का जो शासनकाल आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ईस्ट से लेके वेस्ट तक फैल गया था। नॉर्थ में पूरा का पूरा फैला हुआ था, साउथ में नहीं था उतना, परंतु ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा का पूरा, जैसे सुंग वंश और सातवाहन वंश, कर्ण वंश के समय पे ये बहुत समराइज हो गया था एकदम बिहार उत्तर प्रदेश में जाकर के। इस समय पे गुप्त वंश ने अपना पूरा शासनकाल को वापस से पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दिया था। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुप्त वंश के बारे में रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस वंश के सारे राजाओं के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहली बात कि इन्होंने आधुनिक बिहार उत्तर प्रदेश में इनका प्रारंभिक राज्य रहा है, जिसे उन्होंने बाद में बढ़ा लिया। इसके समय के पौराणिक इन्होंने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनवाए हैं। उसमें सबसे पहले आता है टिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर नागौर मध्य प्रदेश में, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई है, तो आंसर बनता है गुप्त वंश में। इसके अलावा ईंटों से निर्मित भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये थे कुछ साम्राज्य की स्थापना, एक तरीके से चक्र कह सकते हैं। जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। उसके बाद उसका बेटा बना घटोत्कच राजा, देन उनका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, देन रामगुप्त, देन चंद्रगुप्त द्वितीय, देन कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, और भी बहुत सारे राजा बीच में आए। और उसके बाद जो अंतिम राजा बने वो थे भानुगुप्त। तो इन सब के बारे में जो इंपॉर्टेंट राजा थे, जिनके बारे में जिनके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीगुप्त की। तो श्रीगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये गुप्त वंश के संस्थापक भी कहलाते हैं। इसके अलावा इनके जो आधुनिक शासनकाल था उत्तर प्रदेश और बिहार में था। इसके समय पे जो 7वीं सदी के अंतिम चरण में भारत में जो चीनी यात्री आया था इत्सिंग, जिन्होंने ची ली कीटो नाम से एक राजा के बारे में अपनी किताब में वर्णन किया था। हालांकि ये आया 7वीं सदी में था, उसने एक नाम का राजा का वर्णन किया था। ये माना जाता है कि ये वो ही राजा था जिसको भारत में श्रीगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो कि उन्होंने ये कहा कि 500 वर्ष पहले नालंदा से लगभग 40 योजन पूर्व में शासन करता था। यानी ये गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त की बात की जा रही थी। श्रीगुप्त ने चीनी तीर्थयात्रियों के लिए एक मृगशिखा वन में बौद्ध मंदिर का भी निर्माण कराया था, और उसके लिए उन्होंने 24 गांव दान में दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया था, या बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भारत में किसने मंदिर का निर्माण कराया, तो वो कहलाता है गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त के द्वारा। इसके बाद जो गद्दी पे उनका पुत्र बना घटोत्कच, जो कि 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासनकाल पे रहा। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और संभवतः यह मगध के आसपास वाले एरिया में बिहार यूपी में फैल चुका था इसका साम्राज्य। नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि घटोत्कच की मृत्यु के बाद राजा बने, और ये पहले स्वतंत्र शासक थे। यानी एक तरीके से इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, इनके ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं था। शासनकाल इनका 320 से 335 रहा, छोटा शासनकाल था, परंतु बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए। साम्राज्य की स्थापना इन्होंने करी, कौशल के राजाओं को उन्होंने जीता। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। इसके अलावा इसके बाद जो गद्दी पे आए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद वो थे समुद्रगुप्त, जो कि कुमार देवी के पुत्र थे। इन्हें परक्रमांक नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, या परक्रमांक किसे कहा जाता है, तो आंसर आता है आपका समुद्रगुप्त। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्हें ही विंसेंट स्मिथ ने, एक बहुत फेमस हिस्ट्रियोलॉजिक है, जो कि इतिहासकार हैं, जिन्होंने इनको नेपोलियन की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को।
हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में ये भी फेमस है कि ये बहुत फेमस वीणा वादक था, यानी संगीत प्रेमी थे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश में रामगुप्त की। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त बड़े थे, परंतु पिता की मृत्यु के बाद वो गद्दी पे बैठ गए, परंतु वो बहुत ज़्यादा अच्छे से शासनकाल नहीं कर पाए और शक राजाओं के खिलाफ पराजित हो गए। और राजाओं के पराजित हुए तो हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को संधि के तौर पे भेंट कर दिया शक राजाओं को। परंतु उनके जो छोटे भाई थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, वो बहुत इससे उनको लगा कि ये क्या किया उन्होंने, तो ये शकराज के पास में भेष बना करके खुद उनके रामगुप्त की पत्नी बनके चंद्रगुप्त प्रथम गए वहाँ पे। चंद्रगुप्त गए और चंद्रगुप्त वहाँ पे जा करके उन्होंने शकराज के राजाओं का विनाश कर दिया, हत्या कर दी। उसके बाद वापस आए और खुद भी जो इनके बड़े भाई थे उनकी हत्या करी और खुद गद्दी पे बैठ गए, क्योंकि ऐसे राजा को गद्दी पे बैठने का हक नहीं होना चाहिए जो कि अपनी पत्नी को एक तरीके से कहा जाए कि संधि के तौर पर गिफ्ट कर दे पत्नी। फिर उन्होंने उनकी पत्नी से विवाह किया और गुप्त वंश के शासक बन गए। तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहा जाता है। इनको संस्कृत में विक्रमादित्य भी कहा जाता है या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो फेमस है। क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा ने धारण की थी, तो वो राजा उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इनका नाम बहुत सारे नाम हैं इनके, देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, बहुत सारी उपाधियाँ इन्होंने धारण की हैं। इसके अलावा इन्होंने दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था और इसी समय पे चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन बनता है कई बार कि फाहियान भारत किस शासनकाल में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम टाइम पे, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसीलिए उन्होंने इतने बड़े शासनकाल को अच्छे से चलाया, इसलिए इनके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने अपने साम्राज्य में नवरत्नों को रखा, जिसको फॉलो करते समय अकबर ने भी अपने साम्राज्य में नवरत्न रखे थे। इनके जो फेमस नवरत्न थे उनमें आते हैं कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, छपरक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, वरुरुचि, आर्यभट्ट, यानी आप ऐसे कि इसमें वैशाख दत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, विष्णु शर्मा, भास्कराचार्य। इसमें तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी और आर्यभट्ट, विशाखादत्त और शूद्रक। ये वो फेमस नाम है जिनके नाम में पूछा जाता है कि ये किस कार्यकाल में थे। आर्यभट्ट वही है जिन्होंने जीरो दिया था और भारत में सूर्य सिद्धांत को भी कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती है, ना कि सूर्य के, इन्होंने एक्चुअली उस समय पे एक टॉलेमी ने सिद्धांत दिया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, परंतु आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसके बाद में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया, जिससे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के नाम से भी प्रसिद्ध किया था या अपने तरीके से कहा था। ये वो पिलर्स हैं जो कि उस समय के बनवाए गए हैं। ये कुछ मुद्राएं हैं, ये आप देख सकते हैं कि स्टैचू बना हुआ है घोड़े के, कुछ उसमें की मुद्राएं जो मिलती हैं। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम बने गद्दी पे शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद में 415 में सत्तारूढ़ हुए। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी करवाए। वो बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं कुमारगुप्त के टाइम के ही मिलते हैं। इन्हें मयूर आकृति की मुद्राएं चलाई। इसके अलावा इनका नाम इसलिए भी फेमस है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। क्वेश्चन ये बनता है भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करी थी। इसके बाद जो शासन बने वो थे स्कंदगुप्त। 12 वर्षों तक शासन किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। इन्हें शुक्रोपन भी कहा गया है कुछ पुराणों में। इसके अलावा इन्होंने मौर्य काल में जो सुदर्शन झील बनी थी उसका जीर्णोद्धार कराया। क्वेश्चन बनता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया गुप्त वंश के राजा, तो आंसर आता है स्कंदगुप्त। इसके अलावा उन्होंने हूरों के आक्रमण को 50 वर्षों तक, बहुत सारे हूर जो थे मंगोलिया की तरफ से आते, चीन की तरफ से आते थे, जिनसे चाइना भी परेशान था, मंगोलिया भी परेशान था, उनको इन्होंने 50 वर्षों तक भारत से दूर रखा और हराने की कोशिश की और हरा के इन्होंने पीछे ही रखा। इसीलिए इन्हें गुप्त वंश का अंतिम शक्तिशाली साम्राज्य कहा जाता है। इसके बाद गुप्त वंश का पतन होना शुरू हो गया, धीरे धीरे एंड होने लग गया और ये ख़त्म हो गया। भानुगुप्त जो थे वो अंतिम राजा बने। उसी समय पे इंडोनेशिया में देखिए क्या शानदार स्थापत्य कला का नमूना मिलता है बोरोबुदुर के नाम से।
इंडोनेशिया में। तो इसके बाद हम अगला वीडियो जो हम देखेंगे वो होगा हमारा संगम युग, क्योंकि इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री के गुप्त वंश का साम्राज्य का पतन हो जाता है। संगम युग यानी जिसमें हम बात करेंगे साउथ के चेर, चोल और पल्लव राजाओं के बारे में। तो चलिए इसी के संग एंड करते हैं इस वीडियो को। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।